भी हुआ यूं कि भी सुबह सुबह जब संघ की शाखा में जाते थे तो वहां पर जो लास्ट में उद्घोष लगते थे, केशव की जय जय, माधव की जय जय, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, तो ये सारी धुन वही है। जिस दिन मोदी जी ने नॉमिनेशन भरा बनारस में जी, उस दिन हमारे एक मित्र थे जोधपुर के, उनकी ड्यूटी वहां पर लगी हुई। उनका रात को मेरे पास फोन आया कि भाई साहब नमस्कार नमस्कार के एक गीत भेजा है आपको, आप सुनो उसको। मैंने कहा क्या है कि यार आज पूरे जो नॉमिनेशन में जो डीजे लगे हुए थे उनमें वही गीत बज रहा था। तो जैसे वो व्हाट्सअप खोला तो उस दोस्त ने मेरा ही गीत मेरे को भेजा। आज जो कुछ भी हो या जो कुछ भी नहीं हो, जैसा भी लोग मेरे को जिस नज़र में देखते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका है तो वो विद्यार्थी परिषद की है। तो बैठे बैठे मन विचार आया कि भाई लंबा तिरंगा कहाँ निकला हुआ है, तो गूगल पर सर्च करना स्टार्ट किया तो लगा भी 400 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर ऐसे ही राजस्थान के अंदर तिरंगा था। तो दोस्तों ने कहा 1 किलोमीटर प्रतीकात्मक जो तिरंगे का रूप होता है वो निकाले। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा चालू कर दी। 13 अगस्त को पहला कार्यक्रम था 3 वर्ष पहले, और यहाँ तैयारी हमने 8 अगस्त को स्टार्ट की। ठीक है, अगले 24 घंटे में सूरत से तिरंगा बनकर भी आ गया। अच्छा, और उसके अगले 24 घंटे में प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई और 13 अगस्त को यहाँ कार्यक्रम MM ग्राउंड्स पे हुआ और MM ग्राउंड से चौखुटी पुलिया तक यह कार्यक्रम हुआ और बीकानेर की जनता ने खूब सहयोग दिया। दोहरा चरित्र लेकर नहीं घूमता मैं आज भी। ठीक है, जहाँ पर धर्म की बात होगी वहाँ पर सिर्फ धर्म की बात होगी। जहाँ पर ये बैठकर युवा नशा करते हैं, हमने एक नवाचार किया कि वहाँ पर सफाई अभियान चलाए थे। तो आप मानेंगे नहीं, यहाँ पर एक छात्रावास है, जब हमने ये सफाई अभियान चलवाया तो 10 बच्चियों की शादी हो जाए इतने फॉइल पेपर वहां पर पड़े थे और तकरीबन 1 कट्टा भर जाए इतने इंजेक्शन वहां पर पड़े थे। नमस्कार, लॉ एंड एक्सप्रेस के कार्यक्रम द चेंज मेकर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम समाज के ऐसे पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को, नेताओं को अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं जिन्होंने अपने कार्यों से, अपनी गतिविधियों से समाज में परिवर्तन की एक नई धारा विकसित की। आज हमारे साथ हैं वेद व्यास, जिनका नाम ही पर्याय है। वेद जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। बिल्कुल वेद जी, हमारे ये कार्यक्रम द चेंज मेकर्स इस रूप में नया है कि हम इसके अंदर ऐसे नेताओं की बात करते हैं जिन्होंने समाज में अपने प्रयासों से परिवर्तन लाने की बात की। और आपकी बात करते हैं तो आपने तो बीकानेर को ऐसा मतलब पूरे देश में अपने गीतों से चर्चित कर दिया। आपके गीत और आपकी देशभक्ति की जो राग थी वो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और पता नहीं कौन कौन से स्टेट थे वहाँ पे गूंजी, और आपकी तिरंगा यात्रा और आपके बुलेट यात्रा ने एक इस तरह का एक माहौल बना दिया कि बीकानेर से देशभक्तों की टोली निकल रही है और उस पूरे देश में एक ही संदेश दे रही है। तो ये जो आपकी इच्छा शक्ति थी, आपका काम करने का तरीका था, और ये जो एक प्रयास था कि गीतों से आप जागरण करेंगे, जन जागरण करेंगे, उसके पीछे क्या बात थी? भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं गीतकार नहीं हूँ जी। अच्छा, मेरे को गाना आज भी नहीं आता। ठीक है, गायक नहीं है? हाँ, गायक नहीं है। गीत तो आप खुद लिखते हैं? हाँ, लिखता मैं खुद हूँ। भी हुआ यूं कि भी सुबह सुबह जब संघ की शाखा में जाते थे तो वहां पर जो लास्ट में उद्घोष लगते थे, केशव की जय जय, माधव की जय जय, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, तो ये सारी धुन वही है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये धुन वही है। इनको थोड़ा सा पंक्तियों को बढ़ा दिया। हाँ, क्योंकि 2014 में जब पहले इलेक्शन था लोकसभा का जी, जिसमें मोदी जी चुनाव लड़े थे, तो उस समय बैठे बैठे ऐसी इच्छा हुई कि कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि फेसबुक पर 2011 से मोदी जी को फॉलो कर रहे थे और मन में कहीं ना कहीं था कि भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो हमारी तरफ से ये सहयोग के रूप में था कि 2014 में एक गीत था, बच्चा बच्चा करे पुकार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, हाँ, वो अब की बार मोदी सरकार जो चला था तो उसको, हाँ, ठीक है, तो वो गीत हमने रिकॉर्ड किया और भूल गए उसको। अच्छा, ठीक है, रिकॉर्ड किया और बस 2-4 जो दोस्त थे उनको व्हाट्सएप के माध्यम से और किसी माध्यम से दिया, पता नहीं चला। उसके बाद जिस दिन मोदी जी ने नॉमिनेशन भरा बनारस में जी, उस दिन हमारे एक मित्र थे जोधपुर के, उनकी ड्यूटी वहां पर लगी हुई थी। वो विद्यार्थी परिषद के साथी थे हमारे। गुजरात में? बनारस में। अच्छा, ठीक है। जिस लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी वहां पे ड्यूटी लगी हुई थी। उनका रात को मेरे पास फोन आया कि भाई साहब नमस्कार नमस्कार के एक गीत भेजा है आपको, आप सुनो उसको। मैंने कहा क्या है कि यार आज पूरे जो नॉमिनेशन में जो डीजे लगे हुए थे उनमें वही गीत बज रहा था।
हम्म। तो जैसे ही वो व्हाट्सअप खोला तो उस दोस्त ने मेरा ही गीत मेरे को भेजा था। क्या बात है, क्या बात है। मेरे को तब तक भरोसा नहीं था क्योंकि भी अपने दिमाग में थी नहीं, जी जी। गायक था नहीं। हम्म फिर 2-3 दिन बाद एक रजत शर्मा जी का कोई शो चल रहा था, पता नहीं क्या था, उसकी फिर वीडियो मेरे पास है। उसमें उन्होंने बोला था कि भाई जिसने भी गाए बहुत जोरदार गाए, कहीं ना कहीं टोन राजस्थान की लग रही है, राजस्थान की लग रही क्योंकि उसमें जो वर्ड थे, शब्द मिनख लुगाई करे पुकार, हाँ, अब की बार मोदी है। हाँ सरकार। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मन में लगा कि नहीं, ये माध्यम भी ठीक है। ठीक है। और 2015 में जब हिंदू वाहन रैली जो बाद में धर्म यात्रा के रूप धर्म यात्रा में में परिवर्तित पूरे हुआ। भारतवर्ष में जी, पहचानी जी, गई, जी। 2015 में उसमें फिर एक शुरुआत की। माध्यम कुछ भी हो सकता है, जिस कार्य को करने के लिए कहीं पर धन लगे तो कहीं धन लगा सकते हैं, कहीं मन लगे तो मन लगा सकते हैं, कहीं शारीरिक सहयोग हो। तो ये भी एक अच्छा सहयोग था कि मन में एक ख्याल आया कि नहीं, अपने वाणी से, अपने शब्दों से 2015 में जब पहला गीत निकाला था, हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, तो 1 साल के अंदर छोटे छोटे बच्चे जहाँ भी निकलता था तो मेरे को देखकर वो गीत गाते थे। ठीक है। तो मन में लगा मेरे को कि इससे बढ़िया माध्यम कोई नहीं हो सकता जन जागरण। जन जागरण का। बिल्कुल। और अगले वर्ष वापस जब हमने एक और नया गीत हर दिया, साल एक नया। हर साल, चूंकि भी मैंने आपको पहले बोला कि मैं गायकार नहीं हूँ, गायक नहीं हूँ, हाँ, हाँ, हाँ। तो वापस वो अपने चैत्र प्रतिपदा पर जो नववर्ष होता है अपने, जी जी उस पर ही बस एक गीत निकालते थे। जी। तो 2016 में जब वापस गीत निकाला, हर घर भगवा छाएगा के बाद एक ही नारा एक ही नाम, 2017 में जो गीत निकला, उस समय का सौभाग्य बोल सकते हैं। उस समय यूपी में इलेक्शन थे। ठीक है। और राम जी की कृपा से सारे काम होते हैं, क्योंकि उन्होंने तय किया होता है परमात्मा ने कौन किस काम के लिए आया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2017 में यूपी में इलेक्शन थे और वो गीत था, वो उस चुनाव से एकदम मैच कर गया। ठीक है। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। भगवाधारी। ठीक उस है। समय योगी जी का हाँ, आना हुआ बिल्कुल। और इस गीत का लॉन्च होना हुआ। ठीक है। तो उस पूरे इलेक्शन में वो गीत चला यूपी में। अच्छा। ठीक है। चाहे वो उन्होंने नॉमिनेशन भरा, जब वो शपथ लेने जा रहे थे तो बाद जितने भी डीजे लगे हुए थे, हर न्यूज चैनल पर वो आवाज गूंजने लगी। तो मन में लगा माध्यम ठीक है जन जागृति का। विशेष रूप से बच्चों के अंदर जो भाव पैदा होते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं सुनते हैं और कहीं ना कहीं देखने से बच्चों के अंदर ये भाव पैदा होते हैं। तो उस समय जो समय स्टार्ट हुआ था भी सोशल मीडिया के अंदर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके अंदर रीलों के जरिए, तो मेरे को लगा कि नहीं, ये उचित माध्यम है और इसके ऊपर अपने को काम करना चाहिए। तो हर वर्ष अपने नववर्ष के उपलक्ष्य पर एक गीत निकालते थे। उसमें कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाता था, ऐसी चीज़ें जोड़ी जाती थी ताकि उन बच्चों को पता चले कि हमारा जो पहले का इतिहास क्या था, हमारे रामचंद्र जी के बारे में, काशी के बारे में, मथुरा के बारे में, अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर। तो ये माध्यम मेरे को ज़्यादा उचित लगा और कहीं ना कहीं मन में संतुष्टि होती है कि नहीं, इस माध्यम से अपने कहीं ना कहीं इन बच्चों के अंदर जो भावना पैदा की है, आगे जाकर ये अपने देश के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति हमेशा सदैव खड़े रहेंगे। संघ की शाखाओं से आपने शुरुआत की, उसके बाद में कॉलेज लाइफ में आपने एबीवीपी में खूब काम किया, और बतौर चेंज मेकर अगर मैं बात करूं तो वेद व्यास के खाते में ये जाता है कि उन्होंने बीकानेर शहर में, बीकानेर परकोटे में एबीवीपी को जमा दिया। कॉलेजों में जहाँ पे एबीवीपी का नाम लेवा नहीं था, वहाँ पे आपने प्रत्याशी दिए और प्रत्याशी जिताई। ये सब कैसे कर लिया आपने? क्योंकि यहाँ से डूंगर कॉलेज जाना, पहले वहाँ की राजनीति को समझना और उसके बाद में वापस शहर में आकर के युवाओं को एबीवीपी के लिए तैयार कर देना, जिसके लिए उन दिनों में तो माहौल ये था कि या तो कांग्रेस की बात होती थी शहर में, और या फिर आप जब डूंगर कॉलेज में जाते थे तो एसएफआई की या वामपंथ की बात होती थी। संघ का या संघ की विचारधारा से जुड़े लोगों को तो मतलब यूं लगता था कि पता नहीं कब इन पे कार्रवाई हो जाए। ऐसे समय में आपने जो अलग जगाई, वो किस तरह से, किस प्रेरणा से जगाई? 2004-05 में डूंगर कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था जी। और उसी समय आंदोलन चल रहा था जो बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा आज तक का छात्र आंदोलन रहा है। ठीक है। जितने भी उस समय के सीनियर छात्र नेता थे, सारे उसकी अगुवाई करने वाले थे, और मेरे जैसे जितने भी उस समय नई एडमिशन वाले थे, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 10वीं पंक्ति, 11वीं पंक्ति, और हो सकता है एक आम छात्र के नाते उसमें जुड़े हुए थे। 60-61 दिन वो आंदोलन चला था और सभी दलों ने किया था। तो उसी समय जब कॉलेज में जाना हुआ और उस आंदोलन में हिस्सा लेना हुआ और दोनों दलों की या तीनों दलों की कार्यशैली को देखने का एक अवसर मिला, तो उस समय मन में लगा कि नहीं, विद्यार्थी परिषद
कहीं ना कहीं अपने लिए उपयुक्त है। बिल्कुल। चाहे उनकी कार्यशैली थी, उनकी भाषा शैली थी, क्योंकि इस परकोटे से निकलकर उस इतने बड़े कॉलेज में जाना जहाँ पर पूरे बीकानेर संभाग के स्टूडेंट पढ़ने आते थे, तो मन में लगा नहीं विद्यार्थी परिषद सही है। 2004-05 विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और लगभग 6 साल मैंने विद्यार्थी परिषद में 2010 में जब वापस इलेक्शन स्टार्ट हुए उसमें लगातार तक काम करता रहा। 2004 से 2010 के बीच में इलेक्शन बैन थे। बिल्कुल। तो उस समय संगठन का काम किया, क्योंकि विद्यार्थी परिषद जो है वो सिर्फ चुनाव के लिए छात्रों के बीच में नहीं रहती, वो समय समय पर रचनात्मक कार्य भी करती रहती है और हमेशा छात्र हितों के लिए आवाज़ उठाती रहती है। तो मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी नहीं हूँ, जैसा भी लोग मेरे को जिस नज़र में देखते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर भूमिका है तो वो विद्यार्थी परिषद की है। विद्यार्थी परिषद का पूर्व कार्यकर्ता हूँ आज मैं, और जिस समय मैं वर्तमान कार्यकर्ता था तो ये विद्यार्थी परिषद की परिवर्षी है, जिसके कारण से मैं आज खड़ा हूँ। जो ये संस्कार राजनीति में आने के बाद भी जो विद्यार्थी परिषद में मिलते वो कहीं और मिलते नहीं है। 6 साल कड़ी मेहनत की, उसके बाद परकोटे के अंदर उस समय बेसिक कॉलेज भी खुल चुकी थी और ECB कॉलेज इधर आ चुकी थी अपने पुगल रोड की तरफ, और शहर की जो अंदर की कॉलेज थी वहाँ पर उस समय इलेक्शन होते तो विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ते थे। जो भी 1-2 कॉलेज थी, रामपुरा कॉलेज में लड़ते थे इलेक्शन और NSP में नहीं लड़ते थे उस समय इलेक्शन। काम करने वाले उस समय भी थे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो लगातार काम करे थे। 2010 में मैंने खुद ने डूंगर कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। चुनाव हार गया था मैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि चुनाव साल में जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों का एक हिस्सा है। ठीक है। हमारे लिए चुनाव वो नहीं है कि भी अपने लिए यह मान सम्मान की बात हो गई, प्रेस्टीज की बात आ गई, वो कुछ नहीं है, की बात आ गई, निराशा की बात आ गई, ऐसा कुछ भी भाई। चुनाव हारे उसके बाद वापस अगले दिन से उन्हीं कार्यक्रमों में लग गए। ठीक है कि भी अपने को ये कार्यक्रम करने हैं। उस समय शहर में सभी कॉलेजों में विद्यार्थी परिषद ने चुनाव लड़ा और बड़ी अच्छी सफलता हासिल की। जी। जो बातें हैं उससे आप ये कहते हैं कि पता नहीं क्या बना और क्या नहीं बना, लेकिन आपकी जो छवि है वो एक बहुत ही एग्रेसिव नेता की है, जो किसी भी बात की परवाह नहीं करता। अगर उसके टीम का भी बंदा है, उसके साथ का कोई बंदा है या कोई इस तरह से आ जाए कि मुझे इमदाद चाहिए, मुझे मदद चाहिए, तो आप आधी रात को उसके साथ निकल जाते हैं। आपकी फैमिली की जो है वो पृष्ठभूमि इस तरह की नहीं रही। पढ़ने पढ़ाने वाले पंडित टाइप के लोग जो अपने पूजा आराधना उनमें ध्यान देते हैं। आपके पिताजी की बात करें, चाहे आपके भाई की बात करें, बल्कि आपका पूरा का पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो शिक्षा का और अपने तरीके से काम करने वाला है। उन लोगों के बीच में से एक ऐसा व्यक्ति निकल जाना जिसके नाम से एक माहौल बनने लगता है, एक पूरी टीम खड़ी हो जाती है। वेद अगर नथुसर गेट पे खड़ा है तो उसके पास ये लगेगा कि 20-25 लोग तो लगातार खड़े ही होंगे, और अगर कहीं भीड़ भी है तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे वेद है क्या। तो ये जो आपकी जो छवि बनी एक एग्रेसिव नेता की, घर में बिल्कुल शांत माहौल और एक क्रोधित के रूप में जो एंग्री छवि जो आपकी बनी, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा एंग्री यंग मैन की जो छवि बनी, इसके पीछे आप क्या मानते, किस तरह से आपने लगातार मतलब लोगों के अंदर आपके प्रति विश्वास जगा या डर बैठा लोगों के प्रति, ये क्या था? इस शुरू से इसी शहर में रहे हुए हैं, और जो आपने अभी बताया मेरे को हरी जी, वो एकदम जानकारी सही है। मेरे और मेरे परिवार के बीच में ये विलोम शब्द वाली बात रहती है कि मेरा पूरा परिवार भी कर्मकांड से भी जुड़ा हुआ है और अध्ययन और अध्यापन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किताबों में रहा। हाँ, किताबों में। आपका नाम भी वेद दिया गया। तो हमारे परिवार में हमेशा दिक्कत रहती थी। पर एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरे परिवार ने हमेशा मेरा समर्थन दिया इस चीज़ में। ठीक है। चाहे वो डूंगर कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे वो डूंगर कॉलेज में इलेक्शन हो, उनकी बस एक ही बात रहती थी मेरे परिवार वालों की, कोई भी ऐसे आरोप नहीं लगे जिससे परिवार को सर नीचे झुकाना पड़े। बाकी कुछ भी करो, कोई तकलीफ नहीं है। आपको पता होगा कि मेरा मकान उस चौक में है जिस चौक ने इस राजस्थान को शिक्षा मंत्री भी दिया है, बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष भी दिया है, और वहां पर काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। जी। मुझे कुछ वरिष्ठ लोग जो मेरे सीनियर थे वो बोलते थे कि पानी में रहकर मगरमच्छों से बैर नहीं करना चाहिए, और वो बैर आज तक संचालित है। ससम्मान सामाजिक रूप से कहीं भी मिलते हैं तो उनका सम्मान है, पर राजनीतिक रूप से जो विरोध है वो विचारधारा का विरोध है, और वो आज भी चलता है। तो मन में शुरू से जब ये देखा था कि अगर
किसी के साथ गलत हो रहा है और उसके साथ कोई खड़ा रहने वाला नहीं है, क्योंकि पहले खुद के साथ हुई, ठीक है, तभी इस क्षेत्र में एंट्री हुई। भी मेरे पिताजी पूरे शहर को पता है कि भाई भागवत वाचन का कार्य करते थे और शिक्षक थे। उनके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई तो मन में एक पीड़ हुई। मैंने कहा इस व्यक्ति ने तो कभी अपने जीवन में कभी किसी का बिगाड़ा ही नहीं, कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी राजनीति के शिकार हो रहे हैं। तो इन जैसे कितने लोग होंगे जो हर वर्ष शिकार होते होंगे। तो मन में एक ये टीस थी। इस कारण से ठीक है भी विद्यार्थी परिषद में शुरुआत हुई, उसके बाद चलता रहा। और शहर में जब भी कोई ऐसी घटना हुई है जब शहर में सहयोग की उम्मीद रहती थी, चाहे वो मैं छात्र नेता था उस समय और चाहे मैं सक्रिय राजनीति में आ गया उस समय, वहां पर कभी फायदा और नुकसान नहीं देखा कि यहाँ खड़ा रहने से मेरे को फायदा होगा या मेरे को नुकसान होगा। हमेशा ये देखा कि मेरे वाले को फायदा होना चाहिए, कि किसी के साथ कोई गलत घटना हो रही है और अगर मैं वहां पर खड़ा हूं या मेरी टीम वहां पर खड़ी है जिसके कारण से मैं हूं, और अगर उस पीड़ित परिवार को, पीड़ित पक्ष को फायदा हो रहा है तो मेरे को 1000 नुकसान हो, मैं वहां पर खड़ा रहूंगा। बस यही घटनाक्रम लगातार चलता रहा। चलते 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 कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों ने ये विश्वास मेरे अंदर जरूर पैदा किया कि तुमको ये काम करना चाहिए। मेरी जो ताकत है वो आधे से ज्यादा मेरे दोस्त हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने बोला कि भी मेरा परिवार और मैं दोनों विलोम शब्द है, अपोजिट है। तो उन दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की और आज भी लगातार वो सहयोग करते हैं। वो बोलते हैं कि पीछे हम खड़े, तू करता रहे। जी, ये जो मित्रों का आपको सहयोग मिला, परिवार का आपको सहयोग मिला, और आप कहते हैं 30 आपके अंदर हुई और उसके बाद में कहीं ना कहीं आपके मन में हुआ कि नहीं, मुझे एक ऐसी इकाई के रूप में खड़ा होना है कि कम से कम कोई बेबस है, लाचार है, तो उसको उसके साथ अन्याय नहीं हो। और इस बीच में कई बार आपके साथ भी अन्याय हो गया। राजनीति में आप अपरिहार्य हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो, चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा की राजनीति हो। कायदे से ऐसे होता है कि युवा मोर्चा की जो राजनीति है, एबीवीपी से जो आए हुए होते हैं उनको युवा मोर्चा में सक्रिय किया जाता है। तो आपको किसी कारणवश युवा मोर्चा में स्थान नहीं मिला, तो पार्टी के लोग जानते थे कि वेद से उलझना ठीक नहीं है, तो उन्होंने आपको फिर मुख्य संगठन में फिट कर दिया। और किसी तरह से आपको मतलब कहने का मतलब मेरा, आपको संतुष्ट रखने की कोशिश की जाती है कैसे भी करके, और आप अंततोगत्वा काम में लग भी जाते हैं। यह आपका विचारधारा के प्रति आपका समर्पण। उसके बाद में फिर आपको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उस रूप में आपकी क्या प्राथमिकताएं थी और किस तरह से आपने युवा मोर्चा के काम को आगे बढ़ाया? भाई शुरुआत जब युवा मोर्चा की तैयारी से की थी 2014-15 से, चूंकि संगठन के कार्यकर्ता है और दायित्व सबको मिले ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि दायित्व सीमित संख्या में होते हैं और दायित्ववान कार्यकर्ता हमेशा पूर्व हो सकते हैं, पर कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता, हमेशा वर्तमान में। क्योंकि विद्यार्थी परिषद में हमें यही सिखाया गया था। जब हमारे अधिवेशन समाप्त होता था तो अंतिम सत्र जब चलता था उसमें बोला जाता था जिनको भी दायित्व मिला है, पद नहीं, दायित्व जिनको भी मिला है उनको नए कार्य के लिए बधाई, और जिनको दायित्व नहीं मिला है वो कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ की हड्डी है, उन्हीं के कारण से संगठन की पहचान होती है। तो शुरू से यही बातें सुनी थी। जिस समय युवा मोर्चा का मेरे को बनाया नहीं तो अपने तो उसी काम में लगे हुए थे, उसी दौरान इलेक्शन भी थे तो उन सब कामों में लगे हुए थे। तो संगठन को लगा कि नहीं, अब इसको यहाँ पर स्थान देना चाहिए। अपनी डिमांड कुछ नहीं है, संगठन को जैसा जहाँ उपयुक्त लगता है वो काम में हमेशा तैयार रहते हैं। भी अपने को एडजस्ट किया कि भाई आपको जिला उपाध्यक्ष बना रहे हैं मेन बॉडी में, तो अपने वहां पर काम करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद वापस लगा युवा मोर्चा में, ठीक है, तो वापस युवा मोर्चा में आ गए। दोस्तों ने छेड़ा भी था, जो अंदर विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग हैं वो बोलते कि प्रमोशन की जगह डिमोशन, उनको लगा डिमोशन है, जबकि आपका डिमोशन हुआ है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, संगठन में काम करना है, किसी भी रूप में कर सकते हैं जी। और वो संगठन में काम करते करते ही आपने बहुत सारे ऐसे नवाचार किए जिसकी वजह से दरअसल आपकी चर्चा तो उस नवाचारों की वजह से हुई। 1 किलोमीटर का आपने तिरंगा एक फहरा दिया बीकानेर में, बुलेट लेकर के निकले तो पता नहीं कौन कौन से बात तो अयोध्या दर्शन की थी और काशी और मथुरा के दर्शन करके आ गए। तो ये जो आपकी स्पिरिट है उसने आपको वेद व्यास बनाया, एक युवा नेता बनाया कि आप किसी गली से निकलते हैं तो बच्चे आपके साथ गीत गाते हुए निकलते हैं। और तो ये जो तिरंगा यात्रा थी या तिरंगा जो निकालने की जो परिकल्पना थी वो कहाँ से प्रेरित थी आपकी? मोदी जी का अभियान चल रहा था, हर घर तिरंगा अभियान, और काम करने की ललक शुरू से थी और आज भी है। पर काम ऐसा करो कि उसकी छाप वर्षों तक रहे, लोग याद रखे। जब 2015 में वाहन यात्रा से इस धर्म यात्रा की शुरुआत की
तो यह पूरे राजस्थान ही और आज पूरे भारत के अंदर यह चर्चा का विषय है। जो पहले हिंदू वाहन यात्रा के नाम से 2015 में प्रारंभ करी थी और वो बाद में धर्म यात्रा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद तिरंगा यात्रा आ गई। मोदी जी का अभियान था हर घर तिरंगा अभियान, तो हर घर तिरंगा बांटने का अभियान था। पर लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को सिर्फ एक छुट्टी का दिन मानने लगे। तो मन में ये था कि भाई ऐसा कोई कार्यक्रम किया जाए जिससे पब्लिक रोड पर आए और इस 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हमारे आज़ादी का पर्व है और हमारे संविधान का पर्व है, इसको खुशी से मनाएं। वैसा ही उल्लास जैसा दीपावली होली पर्व, तो इसमें कुछ ना कुछ नवाचार होना चाहिए था। तो दोस्त सारे बैठे हुए थे, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेरी जो आधार और मेरी जो ताकत है वो मेरी वो टोली है जो बिगाड़ने में भी हाथ रखती है और बनाने में भी हाथ रखती है, पर मेरी टोली ने हमेशा बनाने में हाथ रखा है। तो उन्होंने बोला भी नवाचार कुछ ऐसा करे जिसकी बात हो। ऊपर से हमारे प्रदेश कार्यालय से थे कि भाई आपको तिरंगा यात्रा निकालनी है, ये रूट रहेगा और आपको ये करना है। मैंने कहा ये तो करेंगे नहीं, करेंगे कुछ अलग हटकर। तो बैठे बैठे मन विचार आया कि भाई लंबा तिरंगा कहाँ निकला हुआ है। तो गूगल पर सर्च करना स्टार्ट किया तो लगा भी 400 मीटर 300 मीटर 500 मीटर ऐसे ही राजस्थान के अंदर तिरंगा था। तो दोस्तों ने कहा 1 किलोमीटर प्रतीकात्मक जो तिरंगे का रूप होता है वो निकाले। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा चालू कर दी। 13 अगस्त को पहला कार्यक्रम था 3 वर्ष पहले और यहाँ तैयारी हमने 8 अगस्त को स्टार्ट की। ठीक है, अगले 24 घंटे में सूरत से तिरंगा बनकर भी आ गया। अच्छा, और उसके अगले 24 घंटे में प्रेस विज्ञप्ति जारी हो गई और 13 अगस्त को यह कार्यक्रम MM ग्राउंड्स पे हुआ और MM ग्राउंड से चौखुटी पुलिया तक यह कार्यक्रम हुआ और बीकानेर की जनता ने खूब सहयोग दिया। महिला और बच्चे जोश जाग गया था, जोश तो ऐसा जबरदस्त था। भी मेरे को लगा नहीं था कि भी ऐसा कार्यक्रम भी हो सकता है क्या। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बीकानेर आए हुए थे और वो बड़े ऐसे आनंदित हुए। उन्होंने कहा मेरे को लगा है पहली बार ऐसा कि यार 15 अगस्त ऐसा कार्यक्रम भी हो सकता है क्या। इस साल उनका 3 वर्ष पूरा हो गया और आज भी राजस्थान में सबसे लंबा जो प्रतीकात्मक तिरंगा है वो बीकानेर के द्वारा ही काम किया जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं और बड़े बड़े जो पत्र पत्रिकाएं, उन्होंने मुख्य पृष्ठ पर उसको जगह दी, जिसके कारण से पूरे राजस्थान में यह चर्चा का विषय बन गया। इसके साथ जो तिरंगा यात्रा जो आपने शुरू की तो इसके अंदर एक देशभक्ति का एक स्वर जो था वो था, लेकिन इसके साथ ही साथ आपके एक समानांतर एक स्वर और चलता है, वो होता है हिंदुत्ववादी नेता का स्वर। ये क्या है, मतलब ये जो जोर जब करता है तब आपका स्वरूप जो होता है वो बिल्कुल एक अलग तरह से होता है। कई बार तो आपको स्टिच भी आपके सिर पे आए हुए हैं और आप मतलब अपने आप को झोंक देते हैं। तो ये सब किस तरह से आपको मतलब क्या क्या सहन नहीं होता आपको? बचपन से जिस घर में परवरिश हुई है वहाँ पर चारों तरफ जो वातावरण और माहौल था वो कर्मकांड का ही माहौल था। ठीक है, और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ था। पिताजी हमारे भागवत वाचन का कार्य करते थे, तो धर्म के प्रति शुरू से ही मन में एक अलग से जगह थी जी। दिखावे के रूप में नहीं, अलग से ही मन में जगह थी। दोहरा चरित्र लेकर नहीं घूमता मैं आज भी। ठीक है, जहां पर धर्म की बात होगी वहां पर सिर्फ धर्म की बात होगी, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो, उसमें हिचकिचाता नहीं हो आज भी। बिल्कुल उसी का परिणाम था। 2015-16 की बात है, यहीं बीकानेर में लक्ष्मीनाथ घाटी के नीचे किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। 21 टांके मेरे सर पर आए थे पर एक हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था। तो इस बात को कहने में मैं शर्म नहीं करता। अगर धर्म की बात कहीं पर होगी जी, तो वहां पर मैं पहले खड़ा मिलूंगा आपको, सब चीजों को छोड़ते हुए जी। धर्म की बात होगी और आप सबसे पहले वहां पे खड़े मिलेंगे। और इन दिनों में जो आपका धर्म है वो है नशे के विरुद्ध अभियान। एकदम आपने एक संकल्प ले रखा है, आपकी टीम ने एक संकल्प ले रखा है। और जब आपने शुरू किया था कि भाई हम नशे के विरुद्ध एक अभियान शुरू करेंगे, पोस्टर वगैरह लोगों को जोड़ा, धर्माचार्यों को जोड़ा, अधिकारियों को जोड़ा, तो उस बात को महीना भर भी नहीं हुआ होगा कि कंडीशन ये है कि बीकानेर से इतनी हीरोइन बरामद हो गई है, इतना अफीम बरामद हो चुका है, ड्रग्स इतनी बरामद हो चुकी है कि आश्चर्य होता है। तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी नशे के विरुद्ध आपके अभियान की? आज 1 महीना पूरा हुआ है जी। 1 महीने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जी। और इस 1 महीने में हरीश जी मैं आपको बता दूं और मन में एक उमंग है जी कि 28 करोड़ की हेरोइन सिर्फ बीकानेर में पकड़ी गई है। 28 करोड़, बिल्कुल। उमंग ये है कि वो 28 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई और दुख इस बात का है कि इन पिछले कितने सालों में कितने करोड़ रुपए की हेरोइन बीकानेर के युवाओं के शरीर के अंदर पहुंच चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन का भी पूरा सहयोग है,
लगातार छापेमारी चल रही है, लगातार सफाई अभियान चल रहे हैं। जहां पर ये बैठकर युवा नशा करते हैं, हमने एक नवाचार किया कि वहां पर सफाई अभियान चलाए दे। तो आप मानेंगे नहीं, यहाँ पर एक छात्रावास है, जब हमने ये सफाई अभियान चलवाया तो 10 बच्चियों की शादी हो जाए इतने फॉइल पेपर वहां पर पड़े थे, और तकरीबन 1 कट्टा भर जाए इतने इंजेक्शन वहां पर पड़े थे। और वो इंजेक्शन होते हैं गायों को लगाने के लिए, भैंसों को लगाने के लिए। और 1 महीने में पुलिस ने भी पूरा सहयोग किया, उन जगहों पर अब नशा होना बंद हो गया है। ठीक है। जहां पर नशा होता है वहां पर छापेमारी चालू है। और मन में एक खुशी है कि बहुत सी महिलाओं के भी मेरे पास मैसेज है। ठीक है। कि उनका पति नशा करता है और इन नंबरों से ये नशा मंगवाता है। अच्छा, मतलब वो जो महिलाएं हैं वो एक तरह से मुखबिरी कर रही है। मुखबिरी का काम तो ये जागृति के कारण से हुआ है जी। 1 महीने में जो लगातार ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, जब शुरू किया था तो ठीक है, शुरू में कठिनाई भी आएंगी, लोग ताने भी मारेंगे, लोग बोलेंगे यही परिवर्तन करने वाला है क्या। पर आज 1 महीने में जब 28 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई, इतनी महिलाओं के मैसेज आने लगे, इतने माता पिता के मैसेज आने लगे, और आज की तारीख में 10 बच्चों का इलाज चल रहा है। अच्छा। जो नशा छोड़ना चाह रहे थे पर उनकी उम्र 16 से 18 साल की थी। उनका ये निवेदन था कि भाई हमारा नाम कहीं पर आए नहीं, क्योंकि उनके घर वालों को भी पता नहीं था कि वो नशा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उन 10 बच्चों का इलाज हमने चालू करवा दिया है, निःशुल्क इलाज। और आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। अगर कोई भी नशा छोड़ना चाहे तो वो हमारी पूरी टीम से संपर्क कर सकता है, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और उनका इलाज चालू कर दिया जाएगा। इसके आगे की कड़ी में अभी तक हमने सफाई अभियान और जन जागरण का कार्यक्रम रखा है, और आगामी दिनों में हम स्कूल और कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि बड़ा जो तबका है ना युवाओं का, वो वहीं से निकलता है और वहीं से उनकी गलत दिशा तय भी हो जाती है। क्योंकि जब वो 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, जब वो बच्चे, उनकी उम्र 14, 15, 16 इस एज के बच्चे होते हैं, कहीं वो कोचिंग में जा रहे होते हैं, क्योंकि संगत का ही फर्क होता है और गलत संगत बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है। अगर अभी उन बच्चों के ऊपर रोक लग जाए या उन बच्चों को रोक लिया जाए कि वो नशा नहीं करे, तो मेरे हिसाब से एक बड़ा जो तबका है वो नशा करने से रोका जा सकता है। हाँ, काउंसलिंग के माध्यम से। भविष्य के लीडर हैं और इस रूप में आप लगातार सतत प्रयत्नशील भी हैं। पीबीएम अस्पताल में भी आपके ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगते रहते हैं और सारे ये शहर पूरा जानता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बीकानेर के नेताओं के प्रति यहाँ की जनता बड़ी उदासीन है, उनको लगता है कि यहाँ के नेता कुछ काम करते ही नहीं हैं, तो वो वेद व्यास से क्या अपेक्षा कर सकती है? काम करने वाला होना चाहिए जी। बीकानेर संभावनाओं से भरा हुआ है। बिल्कुल। जो बीकानेर पूरे विश्व में अपने रसगुल्लों और भुजियों के कारण से फेमस है, तो वो यहाँ पर ऐसे नवाचार भी कर सकता है कि यहीं पर उन बच्चों को नौकरी मिले। हाँ, ठीक है। ऐसी अगर फैकल्टी डेवलप की जाए तो बहुत सी चीजें, बीकानेर से ही सारी मिट्टी जाती है गुजरात, वहां पे टाइल बनती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर भी तैयार किया जा सकता है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो बीकानेर में अगर डेवलप की जाए तो बीकानेर के अंदर ही उन लोगों को रोजगार मिल सकता है, उन बच्चों को। और बीकानेर में मेन 3 चीजें होती है, चाहे वो बीकानेर हो कहीं पर भी हो, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। अगर इनके ऊपर फोकस किया जाए, मेडिसिन, एजुकेशन और न्याय, इन तीनों चीजों के ऊपर अगर विशेष रूप से फोकस किया जाए तो यहाँ का पूरा जो चेहरा है, तस्वीर है, वो बदल सकती। ये थे वेद व्यास जी, जो ये चाहते हैं कि बीकानेर की तस्वीर बदले और उस तस्वीर बदलने में अपनी जो भूमिका है वो भी निर्धारित कर चुके हैं। आगे इसी तरह से ये कार्यक्रम चलता रहेगा, द चेंज मेकर्स, और इसमें हम इसी तरह से किसी एक लीडर से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। वेद जी, आप हमारे कार्यक्रम आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।